नमस्कार मित्रों, आपका एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में मैं स्वागत करता हूं। आज हम अपने पॉडकास्ट में कवर करेंगे कि पिछले 3 दिनों में ऐसी कौन सी डेवलपमेंट हुई जिससे इसका इम्पैक्ट मार्केट पे देखने मिलेगा। हम पिछले हफ्ते डिस्कस कर ही रहे थे कि ये जो वीक है, ये जो सप्ताह है, ये काफ़ी डेटा हेवी वीक है और काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स इकोनॉमी के रिलेटेड, कंपनी के रिलेटेड ये सप्ताह में आएंगे और हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड रहे जब आज मार्केट ओपन होगा। तो सबसे पहले द की मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो थी वो थी यूएस पार्लियामेंट को लेके। हमें सबको पता है कि यूएस पार्लियामेंट में कहीं ना कहीं एक डेडलाइन थी 30 सितंबर की, उसके पहले एक बिल पास होना था ताकि यूएस गवर्नमेंट जो है अपने जो खर्चे हैं वो उसमें कंटिन्यूटी रख सके, उनके जो खर्चे हैं उसमें उन्हें कटौती ना करना पड़े। और उसी के चलते हुए यूएस पार्लियामेंट ने जो बिल है टू फंड द गवर्नमेंट वो अगले 45 दिन के लिए पास कर दिया है। तो अब मिड नवंबर तक यूएस गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने जो रेगुलर रोज के जो खर्चे हैं, सैलरी हैं, उनके जो अलग अलग जो स्कीम चलाते हैं उसमें जो खर्चे गवर्नमेंट बेयर करती है उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है अगर मैं इक्विटी मार्केट के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो। बट हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, ये सिर्फ 45 दिन के लिए ये बिल पास हुआ है और जब हम नवंबर के मिड में रहेंगे, बीच में, नवंबर के बीच में, उस वक्त ये फिर से ये बिल ये जो घटना है ये फिर से मार्केट को हॉन्ट करेगी। बट हालांकि अब अगले एक से 1.5 महीने के लिए ये जो न्यूज़ है अब बैक बर्नर पर चली जाएगी। तो एक काइंड ऑफ टेम्पररी रिलीफ है इक्विटी मार्केट के लिए। अगर मैं अगले डेटा पॉइंट की बात करता हूँ जो वीकेंड पर आया, वो है 8 कोर इंडस्ट्री का डेटा। 8 कोर इंडस्ट्री जो है ये एक प्रोडक्शन नंबर ट्रैक करती है 8 इंडस्ट्रीज़ का, जैसे कि सीमेंट, कोल, क्रूड ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, फर्टिलाइज़र, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट और स्टील। इनका जो प्रोडक्शन इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन होता है उनके नंबर ट्रैक करती हैं। और फिर ये जो डेटा है आईआईपी के जो आंकड़े आते हैं उसमें इसका 40% वेट होता है, 40% वेट, और उसका इम्पैक्ट आईआईपी के नंबर में भी देखने मिलता है। तो हमने ये पाया कि इस बार के जो नंबर आए थे अगस्त महीने के 8 कोर इंडस्ट्री के, वो काफ़ी बेहतरीन नंबर आए हैं और हमने देखा कि ये जो इसमें अगस्त का जो डेटा है 12.1%, 12.1% से ग्रो हुआ है 8 कोर इंडस्ट्री का जो प्रोडक्शन है। उसमें से जो 4 इंडस्ट्री है जिसका डेटा काफ़ी बेहतरीन आया वो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले है सीमेंट। सीमेंट में हमने देखा कि 18.9% का जंप आया प्रोडक्शन में अगस्त महीने में, और ये जो प्रोडक्शन जंप था वो 12.7% रहा है अप्रैल टू अगस्त, पूरे 6 महीने के 5 महीने के पीरियड के लिए, माफ़ कीजिएगा। कोल के लिए ये जो प्रोडक्शन नंबर है 17.9% जंप हुआ है अगस्त मंथ में और 11.5% जंप हुआ अप्रैल टू अगस्त पीरियड के लिए। तो बेसिकली ये इसका अगर मैं मार्केट से लिंक करना चाहूँ तो अगर कोल का प्रोडक्शन बेहतर हो रहा है तो डेफिनेटली जो कंपनीज मार्केट में लिस्टेड जो कोल का प्रोडक्शन करती हैं उनके नंबर भी बेहतरीन ही आएंगे। तो ऑब्वियसली कोल इंडिया इसका एक बेनिफिशियरी रहेगा। सीमेंट के भी नंबर बेहतरीन आए तो डेफिनेटली सीमेंट की जो कंपनीज है, लिस्टेड कंपनीज, उन्हें कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हमें देखने मिलेगा। तो इस तरह से हमें लिंक करना है 8 कोर इंडस्ट्री के डेटा को लिस्टेड कंपनी के साथ। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी में हमने देखा कि 14.9% का जंप आया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में अगस्त महीने के लिए, और स्टील में हमने देखा कि 10.9% जंप आया अगस्त मंथ में प्रोडक्शन का, और 14.8% जंप आया अप्रैल टू अगस्त पीरियड के लिए। तो जो मेन 4 इंडस्ट्री है, सीमेंट, कोल, इलेक्ट्रिसिटी और स्टील, सब में एक अच्छा नंबर देखने मिला है और इसका रिएक्शन कहीं ना कहीं हमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म में स्टॉक प्राइसेस में भी देखने मिलेगा। फिर अगला एक इम्पॉर्टेंट डेटा आया जीएसटी का। जीएसटी का कलेक्शन 10.2% से बढ़ करके 1.62 लाख करोड़ का नंबर आया, जो कि एक काफ़ी डिसेंट नंबर है अगर मैं गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन के पर्सपेक्टिव से देखता हूँ तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। फिर एक न्यूज़ आई थी फ्राइडे इवनिंग मार्केट बंद होने के बाद वेदांता को लेकर के, और वेदांता ने ऐलान किया है कि वो अपना जो बिजनेस है उसको 6 सेपरेट लिस्टेड एंटिटी में डिवाइड करेंगे, और वो 6 कंपनियों के नाम होंगे: वेदांता एल्यूमिनियम, जिसमें एल्यूमिनियम का बिजनेस उनका रहेगा; वेदांता ऑयल एंड गैस, दूसरी कंपनी रहेगी जिसमें उनका ऑयल एंड गैस का बिजनेस रहेगा; वेदांता पावर, जिसमें उनका पावर जनरेशन का बिजनेस रहेगा; वेदांता स्टील एंड फेरस मटेरियल, चौथी कंपनी; पांचवी कंपनी रहेगी वेदांता बेस मेटल, और छठी कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड है जो है वेदांता लिमिटेड। इस तरह से अपना जो बिजनेस है वो 6 कंपनियों में बढ़ जाएगा वेदांता का।
और जितने भी एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है वेदांता के, उन्हें हर एक शेयर के सामने ये जितनी भी 6 कंपनियां हैं उनके 6 कंपनी के एक एक शेयर मिल जाएंगे। और सिमिलरली वेदांता की जो सब्सिडरी है हिंदुस्तान जिंक, जिसमें वेदांता तकरीबन 60% शेयर होल्ड करता है, उन्होंने भी अनाउंस किया है कि वो अपने कारोबार को 3 टुकड़े में डीमर्ज करेंगे, बांटेंगे। सबसे पहला बिजनेस रहेगा जिंक और लीड का, दूसरा बिजनेस रहेगा सिल्वर का और तीसरा बिजनेस रहेगा रिसाइकलिंग बिजनेस का। बट जो एंटायर पूरा जो डीमर्जर प्रोसेस है, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो पूरा जो डीमर्जर प्रोसेस है, इसे कंप्लीट होने में 12 से 15 महीने लगेंगे। तो हमें यह भ्रम में नहीं रहना है कि जो डीमर्जर है ये तुरंत हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारे अप्रूवल्स लगते हैं, शेयर होल्डर अप्रूवल, लेंडर्स के अप्रूवल, और ये जो प्रोसेस होती है काफ़ी लंबी होती है। तो 12 से 15 महीने का प्रोसेस रहेगा पूरा डीमर्जर का। और ये डीमर्जर अनाउंस होने से जो वेदांता की जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, उनमें जो कर्ज की दिक्कत थी वो इससे रिजॉल्व नहीं होगी, उसमें भी समय लगेगा। और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड का जो कर्ज की जो रिफाइनेंसिंग की नीड है, वो तकरीबन $1.3 बिलियन की है अगले 6 महीने में। और अगर मैं नेक्स्ट ईयर की बात करता हूँ तो तकरीबन $3 बिलियन की उन्हें रिक्वायरमेंट है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है। वेदांता के प्रमोटर को कहीं ना कहीं से ये फंड जुटाना पड़ेगा वेदांता रिसोर्सेज को की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये जो डीमर्जर है ये इसीलिए अनाउंस किया गया है ताकि जल्द से जल्द ये डीमर्जर कंप्लीट होए और वो कोई कंपनी में अपना स्टेक बेच करके ये पैसा जुटा करके अपना जो डेट है वो कम कर सके। बट इसमें थोड़ा समय लगेगा। अगर मैं पूरी डीमर्जर प्रोसेस की ये डॉक्यूमेंट को पढ़ता हूँ तो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो मुझे शेयर होल्डर के लिए लगती है वो ये लगती है कि इनका जो सेमीकंडक्टर का जो बिजनेस ये जो स्टार्ट करने वाले थे वेदांता ग्रुप, और जो टीवी पैनल एलईडी पैनल का बिजनेस है, अब वो वेदांता लिमिटेड का पार्ट रहेगा। हालांकि अभी तक कुछ भी इसमें डेवलपमेंट प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसमें समय लगेगा। अगर मैं थोड़ा लंबे समय का व्यू लेता हूँ तो ये जो नए जो बिजनेसेस है वो वेदांता लिमिटेड के पार्ट रहेंगे और इसके जो शेयर होल्डर है इन्हें लंबी अवधि के एंगल से कहीं ना कहीं बेनिफिट देखने मिलेगा। अब देखते हैं कि कौन सी कंपनियों ने मंथली डेटा रिपोर्ट किया। तो सबसे पहले कोल इंडिया पे आते हैं। कोल इंडिया ने काफ़ी बेहतरीन नंबर रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि सितंबर मंथ में उनका जो प्रोडक्शन है तकरीबन 12.6% से बढ़ कर के 51.4 मिलियन टन का कोल प्रोडक्शन किया है। और वही अगर मैं अप्रैल टू सितंबर अगर मैं 6 महीने का समय लेता हूँ तो इनमें इनका प्रोडक्शन तकरीबन 11% बढ़ा है 6 महीने में। तो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कोल इंडिया के पर्सपेक्टिव से। और यही डेटा हमने एक बेहतरीन डेटा के फॉर्म में 8 कोर इंडस्ट्री में भी पाया था। तो हम एक लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इकोनॉमी के जो डेटा आते हैं उन्हें इंडिविजुअल कंपनी से कैसे लिंक करना चाहिए। और जिस तरह से हमने देखा कि 8 कोर इंडस्ट्री में भी कोल प्रोडक्शन का डेटा काफ़ी अच्छा आया था, और उसी को चलते हुए कहीं ना कहीं कोल इंडिया ने भी अपना जो मंथली प्रोडक्शन नंबर अनाउंस किए हैं वो भी उसी के और वही लाइन पे एक बेहतरीन नंबर रिपोर्ट कर रही हैं। तो कोल इंडिया में हम कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिएक्शन देखेंगे स्टॉक मार्केट में। फिर एक अगली कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिया की लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है। इन्होंने भी अपने दूसरे तिमाही जो कि जुलाई अगस्त सितंबर के तिमाही के जो प्रोडक्शन नंबर है वो डिक्लेयर किए, और उन्होंने कहा है कि इनका जो प्रोडक्शन है दूसरे तिमाही में वो 16% बढ़ कर के 26.7 मिलियन टन हुआ है, जो कि एक काफ़ी एक रोबस्ट सेट ऑफ नंबर है। हमें इस बार अगर ध्यान होगा कि अगस्त महीना जो था वो कहीं ना कहीं पूरे भारत में थोड़ी बारिश कम हुई थी, और जब भी बारिश कम होती है हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन की जो एक्टिविटी है, बांधकाम की एक्टिविटी है, उसमें रुकावटें कम आती है, और उसी के चलते कहीं ना कहीं एक बेहतरीन नंबर सीमेंट अल्ट्राटेक सीमेंट में देखने मिला। मुझे लगता है कि इसका एक कहीं ना कहीं रब ऑफ इफेक्ट पूरे सीमेंट सेक्टर पे देखने मिलेगा हमें आज ट्रेड में, और सीमेंट सेक्टर एक रडार पे होना चाहिए हमें ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से। अब आ जाते हैं ऑटो सेल्स नंबर पे। सभी कंपनियों ने सितंबर महीने के ऑटो सेल्स नंबर डिक्लेयर किए, और हमने ये पाया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा, अतुल ऑटो, टीवीएस मोटर, एसएमएल, इसूजू, ये कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी नंबर रिपोर्ट किए हैं सितंबर महीने के लिए। अब एक करके सब कंपनियों के नंबर एक बार मैं आपके सामने दोहरा देता हूँ। अतुल ऑटो पहले, अतुल ऑटो का जो सितंबर महीने का सेल्स नंबर था वो तकरीबन 18.1% बढ़ करके 2662 यूनिट आया है। ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है अतुल ऑटो के एंगल से। टीवीएस मोटर ने भी एक कहीं ना कहीं डिसेंट नंबर रिपोर्ट किए हैं। टोटल सेल्स वॉल्यूम इनका 6% से बढ़ करके
4,02,553 यूनिट का नंबर रिपोर्ट किया है। इसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है टीवीएस मोटर में कि इनकी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है iQube, उन उसके जो सेल्स के जो आंकड़े हैं 20,356 जो गाड़ियां हैं इन्होंने बेची सितंबर मंथ में। मैं आपको याद दिला देना चाहूँगा कि यही नंबर साल भर पहले तकरीबन 5,000 यूनिट के से कम हुआ करते। तो पिछले साल भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो सेल्स हैं टीवीएस मोटर की, वो तकरीबन 4 से 5 गुना हो गई है। और इसी का जिक्र मैनेजमेंट बार बार कर रही थी कि डिस्पाइट ऑफ इतने सारे जो नए प्लेयर आ गए हैं इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में, टीवीएस मोटर ने अपनी जो पकड़ है एकदम अच्छी बना ली है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के सेगमेंट में। और इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं टीवीएस मोटर को एक लंबी अवधि में देखने मिलेगा। अगर हमें सबको याद होगा कि जो एक्सपोर्ट की जो सेल्स हैं जितने भी टू व्हीलर कंपनी है वो उनके प्रेशर में थे। हालांकि इस बार काफ़ी एक लंबे समय के बाद टीवीएस मोटर ने इनके जो एक्सपोर्ट सेल्स है वो 8% से बढ़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है टीवीएस मोटर के एंगल से। अब देखते हैं हीरो मोटो ने क्या रिपोर्ट किया। हीरो मोटो को अपने रिपोर्ट दर्ज किया है 3% ग्रोथ अपने सेल्स वॉल्यूम में, और इन्होंने 5,36,499 गाड़ी बेची सितंबर महीने में। इनका भी एक्सपोर्ट नंबर काफ़ी अच्छा आया। एक्सपोर्ट तकरीबन 36% से बढ़ करके 16,710 यूनिट के नंबर आए हैं। अब देखते हैं टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने कहीं ना कहीं एक मिक्स नंबर रिपोर्ट किए हैं। कमर्शियल व्हीकल का जो सेल्स था काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है उनका, और जो पैसेंजर व्हीकल का सेल्स था उसमें कहीं ना कहीं हमने एक डीग्रोथ दिखा है। इसका एक कारण कंपनी ने ये बताया कि इन्होंने कुछ इनकी जो मॉडल्स हैं जो ये फेज आउट करने वाले हैं उनकी जो सप्लाई है वो सितंबर महीने में जानबूझ से कम कर दी थी, ताकि जो नए मॉडल है वो अक्टूबर महीने से फेस्टिवल सीजन में उनकी जो सेल्स है उसमें बढ़ोतरी देखने मिले। अब देखते कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स ने 12% का ग्रोथ दर्ज किया है कमर्शियल व्हीकल में। और इसका एक मुख्य कारण रहा है कि इनका जो MHCV जो मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल है उसमें 45% की ग्रोथ देखने मिली हमें सितंबर महीने में। और अगर वो मैं यही नंबर अगर मैं सेकेंड क्वार्टर FY24 के लिए देखता हूँ, जो कि 3 महीने का समय है, जुलाई अगस्त सितंबर का, इसमें ये जो नंबर है 4% से बढ़ करके 1,04,485 यूनिट का सेल दर्ज किया है। पैसेंजर व्हीकल का जो सेल्स थे टाटा मोटर के लिए ये 5% डाउन था सितंबर महीने के लिए। और अगर मैं सेकंड क्वार्टर की बात करता हूँ तो 3% डाउन रहा है फॉर जुलाई अगस्त सितंबर पीरियड। टाटा मोटर्स में हमें एक बात ध्यान रखना होगा कि मेजॉरिटी जो कंट्रीब्यूशन होता है टॉप लाइन और प्रॉफिट में वो जैगवार और लैंड रोवर से आता है, JLR से आता है। तो JLR के जो सेल्स नंबर हैं जो कि आएंगे अगले हफ्ते, उन्हें भी ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होगा टाटा मोटर्स पे कोई भी कॉल लेने से पहले। अगर मैं आयशर मोटर की बात करता हूँ तो आयशर मोटर के जो सेल्स नंबर थे मोटरसाइकिल के वो कहीं ना कहीं नरम रहे हैं सितंबर महीने के लिए। हालांकि जो उनका कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो है जो कि ट्रक एंड बस सेगमेंट बोलते हैं उसमें नंबर काफ़ी अच्छे रहे हैं। और अगर मैं थोड़ा सा लंबी अवधि का पिक्चर लेता हूँ तो टाटा मोटर आयशर मोटर के जो सेल्स के फिगर है फर्स्ट हाफ FY24 के वो काफ़ी अच्छे रहे हैं। मोटरसाइकिल की जो बिकवाली थी आयशर मोटर की वो तकरीबन 4% से घट गई सितंबर महीने में। हालांकि अगर मैं पूरा अप्रैल टू अगस्त का समय लेता हूँ 6 महीने का, तो मोटरसाइकिल की जो बिकवाली थी वो तकरीबन 16% से बढ़ करके 4,56,986 यूनिट पे आई है। और अगर मैं ट्रक एंड बस सेगमेंट की बात करता हूँ तो सितंबर महीने में इनकी जो बिक्री है 7% से बढ़ी है। और अगर फर्स्ट हाफ की बात करता हूँ तो करीब करीब 10% से बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा हमें आयशर मोटर में भी इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मैं मारुति की बात करता हूँ तो मारुति की जो सेल्स के आंकड़े थे वो तकरीबन 3% से बढ़े हैं सितंबर महीने में। कहीं ना कहीं एक सबड्यूड नंबर है, तो मारुति में काइंड ऑफ न्यूट्रल रिएक्शन देखने मिलेगा हमें स्टॉक प्राइस के एंगल से। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने काफ़ी बेहतरीन नंबर रिपोर्ट किए अपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। तो उन्होंने जो इनका डोमेस्टिक सेल्स हैं वो तकरीबन 20% से बढ़ा सितंबर मंथ में। और अगर मैं टोटल ओवरऑल डोमेस्टिक प्लस एक्सपोर्ट की बात करता हूँ वो तकरीबन 17% से ग्रो हुआ है। तो काफ़ी एक रोबस्ट सेट ऑफ नंबर हमने देखा है इनके पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में। और अगर मैं 6 महीने की बात करता हूँ अप्रैल टू अगस्त का पीरियड में, तो उसमें इनका पैसेंजर व्हीकल का जो सेल्स वॉल्यूम है वो 27% से बढ़ करके 2,14,914 यूनिट है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है महिंद्रा अगर इनका SUV पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो। हालांकि इनका जो ट्रैक्टर डिवीज़न है उसमें हमने देखा कि
इनका जो सेल्स की जो नंबर है वो कहीं ना कहीं 11% से डिग्रो हुआ है सितंबर महीने में, और उतने से ही 11% से डिग्रो हुआ है फर्स्ट हाफ में भी। हमें सबको पता है कि ट्रैक्टर की जो सेल्स वॉल्यूम है लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23 में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस था, और FY24 जो है इसमें कहीं ना कहीं एक सबड्यूड ट्रैक्टर सेल्स वॉल्यूम एक्सपेक्टेड था इंडस्ट्री को। तो इनलाइन नंबर आया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी हमें कहीं एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगी। और अगली दो छोटी कंपनी है VSC टीलर। इसमें हमने देखा कि अब 6 महीने में अप्रैल टू सितंबर के पीरियड में इनकी जो सेल्स वॉल्यूम है तकरीबन 7% से ग्रो हुई है। हालांकि सितंबर महीने में जो सेल्स थी इनकी तकरीबन 1% से गिर करके 2627 यूनिट है। एक न्यूट्रल रिएक्शन देखने मिलेगा VSC टीलर में। और एक आखिरी कंपनी है SML इसूजू में हमने देखा कि इनके जो सेल्स वॉल्यूम है तकरीबन 16% से बढ़ करके 872 यूनिट आए हैं सितंबर मंथ में। और अगर मैं 6 महीने की बात करता हूँ अप्रैल टू सितंबर की, तो इनकी जो सेल्स वॉल्यूम है तकरीबन 13% से बढ़ करके 7133 यूनिट है, तो जो कि काफ़ी पॉजिटिव है SML इसूजू के एंगल से। तो अगर मुझे ओवरऑल ऑटो सेल्स नंबर को समअप करना होगा तो कुछ कंपनियों ने काफ़ी बेहतरीन नंबर रिपोर्ट किए हैं सितंबर मंथ के, जैसे अतुल ऑटो हो गया, महिंद्रा, TVS मोटर, SML इसूजू। तो इनमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिलेगा। एट द सेम टाइम जो एक्सपोर्ट के आंकड़े जो पॉजिटिव हुए हैं TVS और हीरो के लिए, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है टू व्हीलर इंडस्ट्री के लिए। और एट द सेम टाइम अगले जो 2 महीने हैं काफ़ी रोबस्ट सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑटो कंपनी फेस्टिवल सीजन के चलते हुए। पहले नवरात्रि आएगी, फिर दशहरा और उसके बाद दिवाली। उसके चलते हुए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी ओवरऑल ऑटो सेक्टर में और ऑटो एंसिलरी कंपनीज में देखने मिलेगी हमें। अब देख लेते हैं कि अगले हफ्ते कौन से 2 इवेंट बड़े मुख्य इवेंट है। सबसे पहला इवेंट है ओपेक की मीटिंग है 4 अक्टूबर को, जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि जो क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन है वो सेम रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा। इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल प्राइसेस पे पड़ता है, और ये एक इवेंट हमें अपने रडार पे रखना चाहिए। फिर 6 अक्टूबर को RBI पॉलिसी है। अभी तो ये अनुमान है कि RBI इस बार की पॉलिसी में कोई अपनी दर बढ़ाएगा भी नहीं और घटाएगा भी नहीं, मेंटेन जो करंट दर है उसी को मेंटेन रखेगा। और ये एक बड़ा इवेंट है, इसे हमें अपने रडार पे रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.